नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की क्लास में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दाब प्रेशर चल रहा था, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपके डिफेंस के एग्ज़ाम हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो या राजस्थान से संबंधित भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे राजस्थान पटवार, राजस्थान ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, इन सब में दाब टॉपिक्स में से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमारी दाब की एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने दाब की परिभाषा, दाब के मात्रक, दाब के मापन करने वाले यंत्र और दाब और क्षेत्रफल पर कुछ ऐसी घटनाएं जो दैनिक जीवन में होती हैं, उनके कारणों का विश्लेषण किया। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से भौतिक कारक हैं जो दाब को प्रभावित करते हैं, जिसमें क्वथनांक, जिसमें गलनांक। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पर भी कुछ ऐसे उपकरण हैं जो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, या दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी और स्वादिष्ट बनता है, जबकि पहाड़ों पर खाना पकाने में समय लगता है। इसके कारणों का आज की क्लास में विश्लेषण करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे दाब को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक पढ़ेंगे क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट बीपी। आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, वो दाब के समानुपाती होता है। अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ेगा और दाब घटने पर क्वथनांक भी घटेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है और दाब घटने पर क्वथनांक भी घटता है। अब हमारा सवाल है कि सर ये क्वथनांक होता क्या है। जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं एक पात्र में, पानी को एक पात्र में गर्म कर रहे हैं, तो पहले उसका टेम्परेचर, रूम का ताप जो 27 डिग्री सेल्सियस था, जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं उसका ताप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक ऐसा टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर वह पानी उबलना शुरू हो गया, वह पानी भाप बढ़ना शुरू हो गया। वह ताप क्या कहलाएगा? उस जल का क्वथनांक कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, वह ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अर्थात पहले जल द्रव अवस्था में था, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वह भाप बढ़ना शुरू कर दिया उस द्रव ने। इसका मतलब किस अवस्था में चला गया? गैस अवस्था में। इसकी एक और परिभाषा ऐसे भी आ सकती है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए इसको एक बार हम रब कर देते हैं। यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने समझा कि क्वथनांक क्या होता है। इसको जानने के लिए हमें ये पता चल गया कि क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। अर्थात दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ेगा और दाब घटने पर क्वथनांक भी घटेगा। इससे संबंधित दैनिक जीवन में कौन सी घटनाएं होती हैं, उनको सीखते हैं। पहली, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी एवं स्वादिष्ट बनता है, स्वादिष्ट बनता है। ऐसा क्यों? इसका कारण जानते हैं। अब थोड़ा समय,
अभी हम एक प्रेशर कुकर बना रहे हैं। ये हमने प्रेशर कुकर बनाया है। इस पे ढक्कन लगा रखा है और इसमें खाना है या ऐसे समझ दाल है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि प्रेशर कुकर में ऊपर ढक्कन लगा होता है। जो पानी से जो भाप बनती है उसको वापस टकरा कर वो भाप क्या करती है, इस पानी पर वापस क्या डालेगी, दबाव डालेगी। यहाँ पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। जो जल का क्वथनांक पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अर्थात जल पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता था, अब दाब बढ़ने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ेगा और मान लो वो कितना हो गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब वो पानी कितने ताप पर उबलेगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। तो अधिक ताप पर उबलेगा तो जो दाल है वो अच्छी तरह पकेगी, स्वादिष्ट होगी और समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इस बात को समझना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी और स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा है वो जो भाप बन रही है उसको वापस पुनः क्या करिए, वो भाप क्या करिए, उस दाल पर वापस क्या कर रही है, दबाव डाल रही है। अर्थात प्रेशर कुकर में दाब का मान बढ़ेगा, दाब का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा, जिससे जो आपके खाना है अपने वास्तविक क्वथनांक से ऊपर के ताप पर पकता है। उसका वास्तविक क्वथनांक तो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक भी बढ़ा और कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जिससे खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से ऊपर के ताप पर पकता है, जिससे खाना स्वादिष्ट और जल्दी पकता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसका जो सटीक विश्लेषण है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने बता दिया है। एक बार वापिस मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। क्या है कि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ता है, जिससे खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से अधिक ताप पर पकता है, जिससे खाना स्वादिष्ट एवं जल्दी पकता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा इसी का उदाहरण कि पहाड़ों पर खाना पकाने में, पहाड़ों पर खाना पकाने में मुश्किल होती है। ऐसा क्यों? हम सबको पता है कि पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है। तो वहां पर दाब का मान घटेगा और दाब का मान घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा, और क्वथनांक घट जाएगा तो जो उसका वास्तविक क्वथनांक है, जैसे 100 डिग्री क्वथनांक घट के वो कितने पर उबलने लगेगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। भाई दाब, पहाड़ों पर दाब के घटने के कारण क्वथनांक भी घट गया, जिससे वह खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से कम ताप पर ही उबलने लगेगा और हमें ऐसा लगेगा कि वो खाना पक गया, लेकिन वो खाना कैसा है, कच्चा है। तो पहले उबलने लगेगा, उसको उबलना किस ताप पर था, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वो किस से, 100 से पहले ही उबल रहा है। इसका मतलब हमें भ्रम हो जाएगा कि खाना पक गया है, और जबकि खाना कैसा है, कच्चा है। तो फिर इसको हम और पकाएंगे और पकाएंगे और पकाएंगे, जिससे समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा, और हमें पहाड़ों पर क्या होगी, मुश्किल होगी। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पहाड़ों पर खाना पकाने में मुश्किल होती है। इसका क्या कारण है कि पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है, जिससे क्वथनांक घटेगा, जिससे खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से पहले के ताप पर ही पकना शुरू हो जाएगा और वह खाना कच्चा रह जाएगा, अस्वादिष्ट बनेगा और उसमें समय भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इस कारण को भी मैंने बता दिया है। अगर आपको नोट करना है तो मैं एक बार पुनः बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। क्या? चलिए आप लिखिए कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान घटने के कारण क्वथनांक भी घट जाता है, जिससे खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से पहले उससे कम ताप पर ही उबलने लगता है, जिससे खाना आपके अस्वादिष्ट, कच्चा रह सकता है और उसको पकने में समय अधिक लग सकता है। इस बात को थोड़ा समझना है।
अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी और स्वादिष्ट बनता है। पहला ऑप्शन, खाना अपने वास्तविक ताप पर ही उबलता है, अपने वास्तविक क्वथनांक पर ही उबलता है। दूसरा, खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता है। तीसरा, खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या होगा इसमें से? तो आपका आंसर होगा कि पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में आपके दाब बढ़ा, दाब बढ़ने का क्वथनांक बढ़ा, तो जो खाना पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला था आप कितने पे? 120 पे। आपका उत्तर होगा खाना अपने वास्तविक क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलता है। इस बात को थोड़ा समझना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वथनांक वाला मैटर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके 2 एग्जाम्पल जिसका मैंने सटीक विश्लेषण किया है, अब आपको समझ लेना है। चलिए, बहुत अच्छी। एक बार इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपना पहला भौतिक कारक जो दाब को प्रभावित करता है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उसको पढ़ लिया। इसको रब कर रहा हूं। दूसरा हम पढ़ेंगे गलनांक। गलनांक है वो आपके दाब को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझना थोड़ा। इसको 2 तरीके से हमें पढ़ना होगा कि जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जैसे आपकी मोम, अगर आप मोम को गर्म करते हो तो वो पहले की तुलना में अधिक स्थान घेरता है, इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है। और दूसरा घी, तो उनमें आपके गलनांक बढ़ने पर दाब भी बढ़ेगा और गलनांक घटने पर दाब भी घटेगा। इसका मतलब यहां पर समानुपाती चिन्ह होगा, गलनांक समानुपाती दाब। ये बात किस किस के समझ में आ गई कि जिन पदार्थों को गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, जैसे मोम और घी, उनमें गलनांक बढ़ाने पर दाब भी बढ़ता है और गलनांक घटाने पर दाब भी घटता है। मतलब दाब और गलनांक के बीच समानुपाती संबंध होगा। लेकिन जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन घटता है, जैसे बर्फ, उनमें क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। गलनांक बढ़ने पर दाब घटेगा और गलनांक घटने पर दाब बढ़ेगा। इसका मतलब गलनांक मेल्टिंग पॉइंट MP और दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, उल्टा रिलेशन। अब हमें ये 2 बातें तो समझ में आ गई कि जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उनके साथ समानुपाती संबंध, जैसा दाब बढ़ाओ तो गलनांक बढ़ेगा, दाब घटाओ तो गलनांक घटेगा। लेकिन जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन घटता है उनमें उल्टा होता है। कैसे? कि दाब बढ़ाने पर गलनांक घटेगा और दाब घटाने पर गलनांक बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अब हमारी समस्या है कि सर हम इसको याद कैसे रखें, ये चीज़ तो कि इसको याद कैसे रखें। तो जिनमें सही हो रहा है, मतलब हमने गर्म किया, आयतन बढ़ा, अच्छी बात है, तो सही होना चाहिए, समानुपाती चिन्ह। लेकिन दूसरे में हमने गर्म किया, आयतन घट रहा है, अच्छी चीज़ नहीं, आयतन घटना नेगेटिव बात है, इसका मतलब उसके साथ उल्टा होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि
जिन पदार्थों को हम गर्म करें और आयतन बढ़े, इसका मतलब पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात है, तो बिल्कुल समानुपाती चिन्ह है, सही बात होगी। दोनों एक दूसरे के समानुपाती। दाब बढ़ाओ तो गलनांक भी बढ़ेगा, दाब घटाओ तो गलनांक भी घटेगा, सही चीज चलेगी। लेकिन दूसरे में हम गर्म करें और आयतन घट रहा, मतलब नेगेटिव बात हो रही है। हम तो गर्म करें और आयतन घट रहा है, नेगेटिव बात, इसका मतलब उसके साथ उल्टा होगा। उल्टा का मतलब दाब बढ़ाओगे तो आपके गलनांक घटेगा और दाब कम करोगे तो गलनांक बढ़ेगा। इस बात को ऐसे समझना। अब थोड़ा समझना, आयतन किन का बढ़ेगा? मोम और घी का। और आयतन घटेगा कैसे? बर्फ का। बर्फ से 2 क्वेश्चन आते हैं, बर्फ से 2 क्वेश्चन। बर्फ को अगर आप फ्रिज में रखते हो, मतलब पानी को रखते हो फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तो बर्फ बनेगा। आप देखना थोड़ा कि आपने बर्तन में इतना पानी भरा और जब वह पानी बर्फ में बदल जाएगा तो उस पानी की सतह थोड़ी सी उबड़ जाएगी। आप नोट कर लेना, उस जो पानी की सतह है थोड़ी सी उबड़ जाएगी। इसका मतलब पानी को फ्रिज में रखता है और वो बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ये बर्फ हो गया। अब हम इस बर्फ को क्या करना है? गर्म करना है। तो गर्म करने पर वापस क्या बनेगा? पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वापस वही लेवल आ जाएगा पहले वाला। इसका मतलब आयतन इसका वापस क्या होगा? घटेगा। तो बर्फ को गर्म करने पर आयतन आपके घटता है और बर्फ को हम जमाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हमने ये तो सीख लिया कि गलनांक और दाब में ये संबंध होगा। इसको हमने 2 तरीके से पढ़ा कि जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उनके साथ सही चीजें होगी, और जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन घटता है उनके साथ सब कुछ उल्टा होगा, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल याद रखना, बर्फ। इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है कि आप बर्फ के 2 घनों को, घनाकार जो टुकड़े हैं, जैसे आपने किसी प्लेटें आती है बर्फ जमाने की, प्लेट आती है, फ्रिज में रखते हो बर्फ को, उसमें से आप छोटे 2 घनाकार टुकड़े निकाल दो और उन दोनों टुकड़ों को आप दबाते हो तो आप देखते हो वो एक दूसरे के चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बर्फ के 2 घनाकार टुकड़ों को आपस में दबाने पर वह एक दूसरे के चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण कि बर्फ को अगर हम गर्म करें तो उसका आयतन क्या होगा? घटता है। इसका मतलब जब हम उसको दबाएंगे तो दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा और गलनांक घटने के कारण वो और ठंडे होंगे तो फिर क्या होगा? एक दूसरे के चिपक जाएंगे। इस बात को थोड़ा समझना। हम किसको चिपका रहे हैं भाई? बर्फ के 2 घनाकार टुकड़ों को आपस में दबाव देकर ऐसे चिपका रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं तो एक दूसरे के चिपक जाते। ऐसा हमें पता करना है। क्यों चिपके? क्योंकि जब इन दोनों को ऐसे दबाव देकर चिपकाया तो यहाँ पर दाब का वैल्यू बढ़ा, दाब प्रेशर P बढ़ा, और यहाँ पर बर्फ के मामले में उल्टा रिलेशन, इसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गलनांक घट जाएगा। बर्फ का गलनांक हम सबको पता 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो घट के कितना हो जाएगा? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। कम होगा कि नहीं होगा? तो -4 पे वापस क्या होगा? बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके बीच बर्फ की वापस क्या बनेगी? लहर बनेगी और ये टुकड़े एक दूसरे के चिपक जाएंगे। इस बात को थोड़ा समझना है। विशेष तौर से हमें बर्फ वाला मैटर समझना है। एक क्वेश्चन को समझने के लिए हमने ये चीज़ें सीखी है। क्वेश्चन क्या है कि 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो एक दूसरे के चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब हम उन दोनों को आपस में दबाएंगे तो दाब के बढ़ने के कारण उन टुकड़ों का गलनांक घट जाएगा और गलनांक घटेगा तो 0 से -1, -2, -3, -4 ऐसे नीचे घटेगा और घटने के कारण वापस वो चिपक जाएंगे। इस बात को थोड़ा समझ लेना। तो ये भी हमने पढ़ लिया, गलनांक और दाब में क्या संबंध है। इसको एक बार आप नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है।
तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझ। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये धरातल है जिस पर एक बंदा खड़ा है। तो इस बंदे पर वायुमंडल की वायु द्वारा, ये वायुमंडल है, इस बंदे पर वायुमंडल की वायु द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। किसी भी वस्तु पर वायुमंडल की वायु द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दबाव कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसको हमेशा एटीएम, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीएम है उसमें मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को हमेशा किस में मापा जाता है, एटीएम में मापा जाता है। और हमने पढ़ा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर से। ये हमने पहले पढ़ लिया कि वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर नामक यंत्र द्वारा करते हैं पहले की क्लास में। ये थोड़ा ध्यान रखना। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के वायुमंडल की वायु द्वारा डाला गया दबाव क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। इसका मापन हमेशा एटीएम, एटमॉस्फेयर प्रेशर में करते हैं। और हमने पढ़ा एक एटीएम बराबर 1.1325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये वैल्यू हमने पहले पढ़ी। और वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर, जिसे हम वायु दाब मापी भी कहते हैं, द्वारा किया जाता है। और बैरोमीटर में हमेशा क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। पारे को मरकरी भी कहते हैं और इसका इसका जो प्रतीक है वो है Hg। ये थोड़ा समझना। अब थोड़ा समझना, अब ये क्वेश्चन आता है कि ऊंचाई पर या पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है या बढ़ता है, इस बात को समझना। तो ये कोई पहाड़ है, पहले ये बंदा धरातल पर था, अभी इस पहाड़ पे चढ़ गया। तो अब मेरे को बताओ, इस पर वायुमंडल द्वारा डाला गया दबाव यही है ना। तो पहले तो ये बंदा जब धरातल पर था इतनी सारी वायु इस पे दबाव डाल रही थी। अब ये पहाड़ पे चढ़ गया तो उससे कम वायु इस पे क्या डाल रही है, दबाव डाल। इसका मतलब कहते हैं कि पहाड़ों पर या ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है। पहले जब वो धरातल पर था तो इतनी सारी वायु इस पे दबाव डाल रही थी, तो वायुमंडलीय दाब अधिक था। और जैसे ही पहाड़ पे गया तो अब पहले की तुलना में बहुत ही कम वायु उस पर दबाव डाल रही है, तो वायुमंडलीय दाब घट गया। तो पहाड़ों या ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इस बात को समझना। अब थोड़ा समझना, वायुमंडलीय दाब घट गया, इसके क्या क्या परिमाण हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उसके क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पहला तो रिजल्ट मिलता है कि फाउंटेन पेन की ऊंचाई या पहाड़ों पर जाने पर फाउंटेन पेन की सही लीक हो जाती है, या ऐसे बोल सकते हैं बाहर निकल जाती है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर या आपके ऊंचाई पर जाने पर
वायुमंडलीय दाब का मान घट जाता है, इस कारण फाउंटेन पेन की सही लीक हो जाती है। ये सही लीक कैसे हुई थोड़ा समझना। ये जैसे पेन की निप थी जिसमें स्याही भर रखी थी, तो हम देखते हैं कि कभी कभार हम पेन की निप को उल्टा कर देते हैं, फिर भी वो सही बाहर नहीं आ पाती है। इसका मतलब उस सही को एक दबाव डालकर भरा गया है। जो भी हमने निप के अंदर सही भरी है उसको एक दबाव डालकर भरा गया है, इस कारण वो नीचे नहीं आ रही। तो वहां पर जो दाब है वो उसका कुछ दाब है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस फाउंटेन पेन को हम पहाड़ों पर ले जा रहे हैं, तो वहां पर वायुमंडलीय दाब घटा कि नहीं घटा? पहाड़ पर ले जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो गया? घट गया। तो वायुमंडलीय दाब है, इस फाउंटेन पेन के बाहर का वायुमंडलीय दाब घट गया, तो यहां पर ये जो स्थिति होगी ये तो उच्च दाब का काम करेगी, उच्च दाब का काम करेगी, और वायुमंडलीय दाब किसका काम करेगा? निम्न का। और हम सबको पता है कि द्रवों का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से, द्रवों का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। द्रवों का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, इस कारण फाउंटेन पेन की सही है वो बाहर निकल जाएगी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहले जब ये जो फाउंटेन पेन है धरातल पर था तब इसकी निप्पल का दाब और बार का दाब बराबर था, संतुलन में था। लेकिन जैसे ही हम इसको ऊंचाई पर ले जाते हैं तो इसके बाहर का जो दाब है वो घट जाता है, लेकिन इसके अंदर का दाब वही रहता है। तो बाहर का घट गया और अंदर का वही रहा। इसका मतलब निप के अंदर उच्च दाब की स्थिति हो गई और बाहर का निम्न दाब की स्थिति हो गई। और हम सबको पता है कि द्रवों का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अर्थात जो पेन की जो लिक है, निक जो उसके अंदर सही भर रखी है, वो आपकी उच्च दाब अंदर से निम्न दाब बाहर की ओर निकल जाएगी। इस कारण वो फाउंटेन पेन क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, नाक से खून बहने लगता है। नाक से खून बहने लगता है, बहने लगता है। नाक से क्या बहता है भाई? खून बहने लगता है। ऐसा क्यों? हम सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर शिरा और धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है, और रक्त शिरा और धमनियों की दीवारों पर एक दबाव डालती है। उस दबाव को हम रक्त दाब कहते हैं। और रक्त दाब मापने वाला यंत्र आपके स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। ये बात हमने पारे में पढ़ी। अब थोड़ा समझना, हम यहाँ पर ऐसे धरातल पर खड़े हैं, तो हमारे रक्त वाहिनियों पर डाला गया रक्त दाब और बाहर का दाब संतुलन में है। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारे जो रक्त वाहिनियां हैं, शिरा और धमनियां, उनका रक्त दाब तो वही रहता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब, बाहर का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। इस कारण यहां पर रक्त वाहिनियों में उच्च दाब की स्थिति बनती है और बाहर क्या बन जाती है? निम्न दाब की स्थिति। और हम सबको पता है कि द्रवों का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो वो रक्त है वो आपकी रक्त वाहिनियों से बाहर की ओर निकल जाएगा। इस बात को थोड़ा समझना। तो हमने अभी वायुमंडलीय दाब पढ़ा। हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के वायुमंडल की वायु द्वारा डाला गया दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। इसे हम हमेशा एटीएम में मापते हैं। एक एटीएम बराबर 1.01325 × 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर में हमेशा पारा भरा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि पहाड़ों या ऊंचाई पर जाने पर हमेशा वायुमंडलीय दाब का मान घट जाता है। और वायुमंडलीय दाब घटने के कारण हमारे सामने दो रिजल्ट आते हैं। इसके दो परिणाम आते हैं। कौन कौन से? एक तो फाउंटेन पेन की सही लीक हो जाती है और दूसरा नाक से खून बहने लगता है, जिसे हम नक्सीर कहते हैं। ये दोनों घटनाएं होती हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसके कारणों का भी हमने विश्लेषण किया है। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को रोककर नोट भी कर लिया होगा। जो भी प्रक्रिया अपनाई, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं वायुमंडलीय दाब को एक बार रब कर रहा हूँ और अगला टॉपिक लेते हैं पास्कल का नियम। चौथा हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है पास्कल का नियम क्या है, या इस नियम पर जो उपकरण कार्य करते हैं, पास्कल के नियम पर जो उपकरण आधारित हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। पास्कल का नियम क्या, थोड़ा समझना। पास्कल का नियम, उसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट तो देखी होगी। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को ऊपर की ओर उठाती है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये कुछ इस प्रकार होती है। इसमें द्रव भरा जाता है। अब नियम क्या कहता है, थोड़ा नियम को समझते हैं। पास्कल का नियम यह कहता है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी को नगण्य मान लिया जाए, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी को नगण्य मान लिया जाए, तो द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। इस बात को थोड़ा समझना। पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी को नगण्य मान लिया जाए, तो द्रव की सतह पर डाला गया दाब द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है या समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। इसका मतलब जो हमने यहां पर बल लगाया है, उस बल से जो दाब उत्पन्न हुआ है, दाब कैसे उत्पन्न होगा, यहां पर ये एरिया कम है, एरिया कम होने के कारण यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा सा अधिक। जितना हम बल लगा रहे उससे थोड़ा, उसकी तुलना जितना हम लगा रहे उससे भी थोड़ा और दाब बढ़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। और ये जो दाब पूरा बढ़ा हुआ है, वो पूरा दाब क्या करेगा, इस द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी को क्या माना है, नगण्य माना है। इस कारण ये क्या करेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, इस पर ऊपर की ओर दबाव डालेगा और जिससे ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। पास्कल के नियम पर ये जो आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसे हम बोलते हैं द्रव चालित लिफ्ट भी बोल सकते हैं, और लिफ्ट का हिंदी नाम बड़ा ही विचित्र है, उत्थापक। लिफ्ट का
हिंदी नियम बहुत ही विचित्र है। उत्थापक, तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें सेम का सेम हो रहा है, हम बहुत ही कम बल लगा रहे हैं और उस कम बल से बहुत ही ज्यादा बल उत्पन्न हो रहा है और जिससे वो गाड़ी ऊपर की ओर आ रही है। इस बात को समझना। और ये कैसे हुआ? पास्कल के नियम के अनुसार। पास्कल का नियम क्या कहता है? यदि गुरुत्वीय त्वरण G को नगण्य मान लिया जाए तो द्रव की सतह पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। जितना हमने दाब यहां पर डाला वो पूरा का पूरा दाब काम आएगा और किस पर? वापस इस लिफ्ट पे नीचे की ओर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, जिससे वो गाड़ी ऊपर की ओर जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो एक बार पास्कल का नियम लिख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से उपकरण इस पे कार्य करते हैं। यदि गुरुत्वीय त्वरण G को नगण्य मान लिया जाए तो द्रव की सतह पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में, द्रव के अंदर, ऐसे लिखो, द्रव के अंदर सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात फैल जाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इस पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं? तो 3 उपकरण हैं। पास्कल के नियम पर कार्य करने वाले 3 उपकरण हैं। तीनों का नाम याद रखना है। कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ लिया हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसे हम बोल सकते हैं द्रव चालित लिफ्ट। कभी कभार लिफ्ट का हिंदी नाम उत्थापक भी पूछ दे, द्रव चालित लिफ्ट। दूसरा आपके द्रव चालित या बोल दे हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपके पास्कल के नियम पर कार्य करता है। और तीसरा आपके द्रव चालित या हाइड्रोलिक प्रेस, ये भी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? पास्कल के नियम पर कार्य करती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए पास्कल का नियम क्या होता है। और पास्कल के नियम पर कार्य करने वाले 3 उपकरण हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट। हिंदी में बोले तो द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित प्रेस। इस सब में हम बहुत ही कम बल लगाते हैं और हमें बहुत ही अधिक परिमाण का बल प्राप्त होता है। मतलब कम, निर्गत कम है और निवेशी क्या है? ज़्यादा। इस बात को थोड़ा समझना है। और इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि इसमें गुरुत्वीय त्वरण G को नगण्य मानना पड़ेगा। उसका मान 0 के समथिंग मानेंगे तब ऐसा होगा कि हम जितना जितना दाब लगा रहे हैं वो पूरा यूज में होगा। वो दाब आपके द्रव के अंदर, द्रव की सतह पर समान रूप से फैल जाएगा। इस बात को थोड़ा समझना। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, पास्कल के नियम को। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 4 टॉपिक पढ़े। पहला कि क्वथनांक है वो दाब को कैसे प्रभावित करेगा। दूसरा गलनांक, वो दाब को कैसे प्रभावित करेगा। तीसरा वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इसमें पढ़ा कि ऊंचाई या पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे फाउंटेन पेन लीक हो जाता है और हमारे नाक से नक्सीर आना प्रारंभ हो जाती है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पास्कल का नियम पढ़ा। पास्कल के नियम पर 3 उपकरण कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े वो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक विशेष महत्व रखने वाला है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज की क्लास जो सामान्य विज्ञान की जो क्लास है
आपको अच्छी लगी हो या अल्फ़ा डिफेंस एकेडमी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासें आयोजित करवा रही है, चाहे वो आपके सामान्य ज्ञान जीके की हो, मैथ्स की हो या रीजनिंग की हो, आपको अच्छी लग रही है, आप हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा डिफेंस एकेडमी जोधपुर को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल का जो उपयोग है, इसका फ़ायदा है, वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।